नमस्कार, राधे राधे। 3 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ते हैं। चलिए, आज का मोटिवेशन क्या है भाई? देखिए, जब तक कोई भी आपने कोई लक्ष्य तय कर लिया, अगर आप उसके प्रति आपने कार्य ही नहीं किया, आप उसके प्रति सजग ही नहीं हुए, आपने बस सोच लिया कि हमको वो लक्ष्य प्राप्त करना है, बाकी आपने उसके प्रति कोई समर्पण भाव नहीं दिखाया, कोई त्याग नहीं किया, ऐसे ही बस नॉर्मल किसी को दिखाने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, तो वो आपको भी पता है अंदर से कि आप वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका आज जो मोटिवेशन हमारा वही है कि अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है, उसके लिए अगर आपने संघर्ष ही नहीं किया, आप उसके लिए भागे नहीं, भागने से मतलब आपने उसका परिश्रम नहीं किया, आपने उसके लिए पाने के लिए कोई त्याग नहीं किया, तो आपको वो सफलता मिल ही नहीं सकती, आप वो लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि पहले उठो तो सही, करो तो सही, उसके लिए कर्म तो करो, तभी तो आप सफल होगे। तो यही है कि आप अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, दूसरे को भला आप बेवकूफ बना सकते हो, पर अपने आप को बेवकूफ आप नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए। तो क्या है, मैंने क्या बोला था, यूनाइटेड नेशन के तहत चलने वाली हम दूसरा संगठन पढ़ रहे हैं, उनका नाम क्या है? विश्व बैंक। क्या नाम है भाई? विश्व बैंक। हमने एक संगठन पढ़ लिया है, उसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और क्या? IBRD, जिसको हम क्या बोलते हैं? विश्व बैंक। ये दोनों को जुड़वा बोलते हैं, क्योंकि जो अमेरिका में जो सम्मेलन हुआ था 1944 में, उन दोनों की स्थापना हुई थी, यानी मतलब स्थापना की बात चली थी 1944 में। तो इसकी स्थापना और IMF की स्थापना एक साथ हुई थी। चलिए, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है भाई विश्व बैंक? ये अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर इसको आप भूलने नहीं वाले, और इससे जो क्वेश्चन आते हैं, विश्व बैंक ने ये किया, विश्व बैंक ने वो किया, तो आपको समझ में आएगा विश्व बैंक है क्या। चलिए पढ़ते हैं। क्या है भाई विश्व बैंक? यूनाइटेड नेशन के तहत चलने वाला दूसरा संगठन है विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हम इसको इंग्लिश में बोलते ही हैं। क्या है भाई? विश्व बैंक कोई एक संस्था नहीं है, 5 संस्थाओं के द्वारा यह संचालित होती है। विश्व बैंक जो है कोई एक संस्था नहीं है, इसके अंतर्गत चलने वाली उप 5 संस्थाएं हैं। ठीक है, जैसे हम विश्व बैंक बोलते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक संगठन को याद नहीं रख सकते, हमको 5 संगठन याद करने पड़ेंगे। पर मुख्यतः इसमें एक ही संगठन काम करता है या 2 संगठन काम करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, ये 5 संगठनों से मिलकर संचालित होता है। इन सब में से प्रमुख IBRD को हम वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं। मतलब इसमें से जो प्रमुख है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, IMF और IBRD जो है वो है एक साथ जुड़वा, मतलब एक साथ इनकी स्थापना की बात हुई थी, इसलिए इनको जुड़वा बोलते हैं। और ये नाम उस टाइम भी हमने पढ़ा था कल परसों, तो ये नाम निकल के आया था। इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसको हम मुख्य रूप से ये काम करती है वर्ल्ड बैंक में, ये जो संस्था है, उप संस्था है, मुख्य रूप से काम करती है। इसीलिए इसका मुख्य जो अहमियत है, इसकी महत्वपूर्णता है, इसलिए हम इसको विश्व बैंक बोल देते हैं। मुख्य रूप से यही इसमें काम करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, यानी विश्व बैंक इसको कहा जाता है। देखिए, अब जो इसकी स्थापना है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, आपको मैंने बता दिया है ना। IMF और IBRD जो है उसी सम्मेलन में इनकी स्थापना की बात की गई थी, तो साथ में इसकी स्थापना हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के संस्थापक, विश्व बैंक के जो संस्थापक हैं, इस संस्था के जो संस्थापक हैं ये 2 हैं, मतलब इन दोनों ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे इसको स्थापित करने के लिए। पहले का नाम क्या है? जॉन मेनाल्ड कीन्स। क्या नाम है? जॉन मेडाल्स कीन्स। और दूसरे हैं हैरी हेक्स्टर वाइट। क्या है? हैरी हेक्स्टर वाइट। ये दोनों जो हैं विश्व बैंक के संस्थापक माने जाते हैं। इन दोनों ने जो है महत्वपूर्ण कार्य किए थे विश्व बैंक को स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या बताया था, क्या पढ़ा था? 5 संस्थाओं से मिलकर ये विश्व बैंक बना है। ठीक है, पढ़ा होगा। इसमें मेन कौन सी है? IBRD। ठीक है, अब हम उन्हीं को देख लेते हैं कि ये 5 संस्थाएं हैं कौन कौन सी। ठीक है, तो देखिए, आप देख रहे होंगे विश्व बैंक समूह, इसको हम पूरे 5 को मिलाकर क्या बोलते हैं? विश्व बैंक समूह। पर अगर अगर आपसे क्वेश्चन अगर आ गया कि विश्व बैंक कौन सी संस्था को बोला जाता है, अगर ऑप्शन दिए हैं, तो आप अगर एक पूछा है तो आप और सिर्फ पहला आंसर, इसका सही आंसर लगाएंगे। कौन सा है? IBRD। IBRD ये मुख्य रूप से काम करती है। और अगर ये आ गया कि विश्व बैंक समूह
तो आप ये पांचों के नाम बताएंगे, और अगर विश्व बैंक अकेला आ गया तो आपको मुख्यतः ये नाम बोलना है। और इसके साथ ये दोनों काम करती हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों मैन हैं, और बहुत ज्यादा मैन जो है वो मैंने आपको बता दी IBRD। और अगर समूह की बात करें तो इसमें 5 समूह के अंतर्गत ये विश्व बैंक काम करता है, पर मुख्यतः ये दोनों काम करती हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक ही बोल देते हैं, वो है ये। ठीक है, चलिए तो हम जो 5 हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं। क्या है, देखिए पहले का नाम क्या है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक मिनट में इसको मिटाल देती हूँ। ठीक है, देखिए पहली संस्था जो जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं उसका नाम क्या है भाई, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है IBRD। का फुल फॉर्म क्या है आप देख लीजिए, ये पहली संस्था है, प्रमुख संस्था है। दूसरी संस्था क्या है भाई, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्या है भाई दूसरी, इसका जो शॉर्ट है IDA। क्या है, IDA। ये दोनों जो है विश्व बैंक में मुख्यतः काम करती हैं, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करती हैं विश्व बैंक में, ये दोनों काम करती हैं। और अगर उससे ऊपर भी देखा जाए कि सबसे मैन कौन सी है, तो सबसे मैन मैंने आपको बता दी है IBRD। ठीक है, चलिए और हम समूह के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी कौन सी है, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तीसरी कौन सी है, IFC। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। फिर चौथी कौन सी है, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गाइड गारंटी एजेंसी। गारंटी जो एजेंसी है, क्या नाम है, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, MIGA। क्या है, MIGA जो है ये चौथी वाली एजेंसी है या संस्था है। चलिए ये लास्ट कौन सी है, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट। एक बार और रुक जाइए जरा, डिस्पुट्स। मतलब इसका कोई ऐसा वो नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि संस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, इतना इशू नहीं है कि आपको बिल्कुल बहुत जोर से रटना है इनको, बस मैंने तो आपको 2 याद रखनी है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ICSID। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं ऊपर से, जिससे आपको बना रहे याद। देखिए हम मेन फोकस किस पे करेंगे, इन दोनों पे। ठीक है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये मेन कंपनी है। दूसरी मेन कंपनी कौन सी है, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों जो है वो भारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये दोनों हैं, तो आप इनको नोट कर लें अच्छे से। चलिए जो हमें पहली बार हम इसको पढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके पहले हम एक नोट पढ़ लेते हैं। नोट में क्या है भाई, भारत ICSID का सदस्य नहीं है। अब किसका सदस्य नहीं है, ये सबसे जो नीचे वाली संस्था है उसका सदस्य भारत नहीं है। किसका सदस्य नहीं है, सबसे लास्ट वाली का, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये जो संस्था है विश्व बैंक समूह के अंतर्गत आने वाली 5वीं जो संस्था है उसके अंतर्गत भारत इसका सदस्य नहीं है। इसको स्पेशल लिख लें, भारत इसका सदस्य नहीं है। बाकी जो 4 बस्ती हैं उनका ये सदस्य है। आगे पढ़ते हैं, बाकी चारों संस्थाओं का सदस्य विश्व बैंक, मतलब बाकी चारों जो संस्थाएं हैं उसका सदस्य है भारत। चलिए विश्व बैंक IBRD को ही कहते हैं। विश्व बैंक जो RDID मैंने आपको बोल दिया था, IBRD जो है उसको ही विश्व बैंक का दर्जा दिया जाता है क्योंकि ये मैन है। ठीक है, और जो दूसरी वाली हमने पढ़ी थी वो भी कहीं ना कहीं विश्व बैंक ही कहलाती है, क्योंकि इसका और दूसरी वाली का जो मुख्यालय है वो भी सेम है और उनके जो सदस्य हैं वो भी सेम है, इसलिए जो कार्य करते हैं वो भी समान समान कार्य करते हैं। इसलिए हम दोनों को संयुक्त रूप से विश्व बैंक बोल देते हैं, पर मुख्यतः हम किसको बोलेंगे, IBRD को विश्व बैंक बोलेंगे। पर कहीं बाई चांस आपको याद रखने के तौर पे बोल रही हूँ कि आपको सेकंड वाली भी विशेषता है याद रखना है, IFC। ठीक है, अच्छा ID है, हाँ सॉरी, चलिए ऊपर रहिए, हाँ ये ठीक है, IDA। ये दोनों आप मुख्यतः याद रखेंगे, ये बड़ा चक्कर है इसमें चलिए हाँ आगे पढ़ते हैं। अगर एक और संस्था जुड़ी है तो वो IDA, देखो अभी 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 बोला कि एक और अगर संस्था जुड़ती है तो IDA जो है उसके साथ संयुक्त रूप से जुड़ेगी, पर मुख्यतः एक ही रहेगी।
आपको मैंने हर एंगल से बता दिया, आप याद रखें। और विश्व बैंक समूह आ जाए तो पांचों को याद रखना है। विश्व बैंक समूह आ जाए तो पांचों याद रखेंगे। और पांचवी वाली का जो भारत सदस्य नहीं है, चारों का वो सदस्य है। मुख्यतः IBRD विश्व बैंक बोला जाता है। अगर बाई चांस दूसरा भी आ जाए तो हमको IDA भी याद रखना है कि ये विश्व बैंक के रूप में जानी जाती है। अगला क्या है भाई, क्योंकि इसे सदस्य एक ही है तथा मुख्यालय, मतलब ये बोला गया है कि जो हमने IBRD जो है और IDA जो है उसका मुख्यालय भी एक है, उसके सदस्य भी एक है और कहीं ना कहीं सदस्य एक है, तो जो कार्य करने की जो प्रणाली है वो समान समान है, इसलिए इनको विश्व बैंक के रूप में दोनों को जाना जाता है। और मुख्य रूप से IBRD को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है और पूरे समूह के रूप में पांचों हम इन संस्थाओं को लेके चलते हैं। अगर इन चारों को देखते हैं तो विश्व बैंक ना होकर विश्व बैंक समूह कहलाता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया। चलिए अब जो पहली संस्था है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर जो आगे आने वाली है उसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि फिर हम करंट अफेयर नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए, तो किसके बारे में जानते हैं, सबसे ज्यादा सदस्य किसके हैं, IBRD के जो है सबसे ज्यादा सदस्य हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, इसको हम हिंदी का ये है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हिंदी में है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, IBRD। इसका हिंदी में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में कभी पता नहीं कि इंग्लिश में आया कि हिंदी में आया, तो आपको दोनों में पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम छोटी सी एक नॉलेज है वो देख लेते हैं। क्या है भाई, इसकी जो स्थापना हुई 1944 में, इसकी स्थापना कब हो गई थी, 1944 में इसकी स्थापना हो गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC जो है अमेरिका में, कहाँ पर है, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना 1944 में हो गई थी, ठीक है। किस सम्मेलन, मैंने आपको बताई थी ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसके दौरान ये हुई थी। दोनों सम्मेलन, ये जो सम्मेलन हुआ था उसमें दो ट्विंस की स्थापना हुई थी। मैंने आपको बता दिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले जो हमने पढ़ के आ चुके हैं, और अब जो है विश्व बैंक, उस दोनों की स्थापना इसी सम्मेलन के तहत हो गई थी या उसकी बात चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आधिकारिक नाम, अब ये जो सम्मेलन हुआ भाई इसकी बात चल रही थी, तो इसका आधिकारिक नाम भी हमको पता होना चाहिए। तो इसका आधिकारिक नाम क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, जिस सम्मेलन के तहत दो मुख्य संगठन या संस्था की स्थापना हुई, तो उसका आधिकारिक नाम हमको जानना आवश्यक हो जाता है। तो उस सम्मेलन का आधिकारिक नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन। चलिए आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हमने अभी पढ़ा ना, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास केंद्र बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। ये हमने अभी उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसका जो है हिंदी में फुल फॉर्म है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। पुनर्निर्माण आगे भी कर सकते हैं, विकास पीछे कर सकते हैं, कोई इशू इसमें है नहीं, इसको ही। अब देखिए आगे क्या है, अब इसका जो तात्कालिक उद्देश्य, तात्कालिक उद्देश्य यानी मतलब तब का, जब विश्व बैंक बना था तब उसका तात्कालिक उद्देश्य क्या था, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। क्या था भाई, द्वितीय विश्व, ये बीच में छोड़ दिया है भाई। देखिए द्वितीय जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1939, कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945। अब देखिए हमने यूनाइटेड नेशन की स्थापना भी इसीलिए की थी कि जो लड़ाई हो रही थी उसको शांति का, विश्व शांति का उद्देश्य लेकर यूनाइटेड नेशन की वो हुई थी स्थापना। तो उसी के समय जो, अब हम आगे पढ़ते हैं, विश्व बैंक और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो जब वो उस संकट से मतलब जूझ रहे थे, लोग बागों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, सब चीज़ें बहुत अव्यवस्थित थी, तो आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। किसके तहत, यूनाइटेड नेशन के तहत हमने ये दूसरा संगठन बनाया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के तहत चलने वाली अशांति है और जो आर्थिक रूप से तंगी है उसको खत्म करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना हुई। पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कर दी, अब हमने किसकी करती, वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कर दी। चलिए अब जो ऋण प्रदान करना, इसका जो तात्कालिक मतलब अभी का जो उद्देश्य है, इसका जो एक मेन उद्देश्य है, अब आगे बढ़ते बढ़ते कि भाई इसका जो है ऋण प्रदान करना है, इसका क्या मेन उद्देश्य है, ऋण प्रदान करना है विकासशील और अविकसित यानी अल्प विकसित, ठीक है। देखिए ये कितनी अच्छी संस्था है, इसमें बस एक ही पॉइंट मुझे इसमें ऐसा लगा, हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ लिया, अब हम विश्व बैंक पढ़ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आपको कहीं भी ये नहीं दिखाई दिया होगा कि इसने अल्प विकसित देशों के लिए कुछ ऐसा किया या विकासशील देशों के लिए कुछ किया। सिर्फ और सिर्फ उसमें ये बात दी गई थी कि विकसित देशों का इतना कोटा है, विकसित देशों का इतना कोटा है, मतलब कहीं ना कहीं
जो पहले से ही डेवलप है, अर्थव्यवस्था जिनकी बहुत अच्छी है, उन्हीं के लिए काम कौन कर रही थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके लिए कोटा ज़्यादा था। पर वर्ल्ड बैंक बैंक एक ऐसा पॉइंट हमारे सामने आया कि जिसने एक्चुअल में जो उद्देश्य है उसको पूरा किया। मतलब अल्प विकसित और विकासशील जो देश हैं उनके लिए काम करने वाली ये संस्था है। ये किसको ऋण प्रदान करती है? जिनकी अर्थव्यवस्था भी उन्नत नहीं है, उनको उन्नत करने के लिए ये ऋण प्रदान करती है। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था इसकी है, हम आगे और पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसकी सदस्यता भाई कैसे लेना है, कि वर्ल्ड बैंक की कोई देश सदस्यता कैसे ले सकता है वो देख लेते हैं। जब कोई देश आईएमएफ का सदस्य नहीं बनता तब तक उसे वर्ल्ड बैंक की मतलब सदस्यता नहीं मिलती। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगर वो सदस्य नहीं है तो उसको वर्ल्ड बैंक की सदस्यता नहीं मिलेगी। आपको पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना पड़ेगा। कितने सदस्य थे? 190 सदस्य हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पढ़ के आए हैं। अगर आपको सदस्यता लेनी है इसमें वर्ल्ड बैंक में, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्यता पहले अनिवार्य रूप से लेनी ही होगी, तब आप इस संगठन से जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए आज आप इतना ही पढ़ लेते हैं। हमने कौन सा पढ़ लिया देख लिया। अब हम जो कल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताऊं। दिख रहा होगा आपको। हम्म, देख लिए। अब हमने जो मेन संस्था है वो पढ़ ली, ठीक है, मेन संस्था है उसका पढ़ ली। अब हम जो पढ़ेंगे ये कल हम दूसरी संस्था पढ़ेंगे, क्या है? आईडीए। ठीक है, आईडी जो है वो संस्था पढ़ेंगे, और नीचे भी अगर जितना हो पाएगा लगेगा टाइम के अनुसार उतना हम कवर कर लेंगे। फिर आगे बताऊंगी मैं आपको कि कौन सा संगठन करना है। चलिए आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। और जो हम जो एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं उसका रिवाइज करते रहना। यूनाइटेड नेशन हमने कंप्लीट कर लिया है और हम उसके संगठन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन को आप रिवाइज कर लें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को रिवाइज कर लें, और आज जो हमें वो विश्व बैंक पढ़ रहे हैं तो उसको हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। बताइए क्या पूछा गया है? भारतीय तट रक्षक जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को ये मनाया जाता है। हमने देखा है ना, भारतीय कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकलती हैं बहुत सारे, आपने पेपरों में पढ़ा हो या आपने, अब तो मोबाइल चल रहे हैं तो मोबाइल में सब चीज़ें आ जाती हैं, तो पेपरों में लिखा आता था भारतीय कोस्ट गार्ड की वैकेंसियाँ ऐसी आ गई हैं। तो ये जो एक सीमा, जो समुद्री सीमा है उस पर रक्षा करने वाली जो सेना है उसका नाम क्या है? भारतीय तट रक्षक ये सेना है। उसको हम जो दिवस मनाते हैं वो 1 फरवरी को मनाते हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1977। कब है भाई? 1977 में भाई ये पहला दिवस हमने मनाया। 1 फरवरी 1977 को हमने ये दिवस मनाया, क्योंकि भारतीय तट रक्षक जो सेना है उसकी स्थापना ही 1977 में हुई थी। कब हुई थी भाई? भारतीय तट रक्षक जो सेना है उसकी स्थापना 1977 में हुई थी, 1 फरवरी 1977। इसी के उपलक्ष्य में हम इस दिवस को मनाते हैं। ठीक है, इस दिवस को मनाते हैं और इन सेनाओं की जो और भी आर्थिक रूप से हर चीज में सहायता करते हैं, और इनके ऊपर जो भी जागरूकता है उसका आयाम बनाते हैं। कब मनाते हैं भाई? 1 फरवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में टाटा ग्रुप ने कितने वर्षों के लिए आईपीएल टाइटल स्कॉलरशिप हासिल की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। बताइए, टाटा ग्रुप की बात चल रही है, टाटा ग्रुप को सब कोई जानते होंगे। कितने वर्ष के लिए आईपीएल? आईपीएल सबको पता होगा। ठीक है, आईपीएल टाइटल जो स्कॉलरशिप है उसको हासिल कितने वर्ष के लिए किया है? इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसका जो स्पॉन्सर, मतलब अगर इसको हम बोलेंगे स्पॉन्सरशिप जो है, कहीं ना कहीं आयोजक, आप आयोजक जो कौन है? टाटा ग्रुप। तो उसको कितने वर्ष के लिए ये मिल गई है कि ये कितने वर्ष के लिए ये जो आईपीएल है उसको आयोजित करेगा टाटा ग्रुप? तो इसका जो आंसर है वो है 5 वर्ष। इसका क्या आंसर है? 5 वर्ष जो है, 5 वर्ष में जितने भी अगर आईपीएल होंगे तो उसका जो आयोजक होगा वो कौन होगा? टाटा ग्रुप, उसको ही मिल चुका है। तो ये जो आयोजक है आईपीएल, जो आप जानते हैं कि हमारी जो 10 राज्य हैं उसमें जो प्रतिनिधि जो टीम है क्रिकेट की वही आईपीएल में खेलती है। और 2022 से पहले 8 टीमें खेलती थी भारत की, अब 2022 के बाद 10 टीमों का आयोजन होता है और बाहर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी यहाँ पर खेलने आते हैं। तो आईपीएल ये एक वो है, और टाटा ग्रुप इसका प्रयोजक करेगा, यानी प्रयोजन करता है किसका? आईपीएल का। 5 वर्षों के लिए उसको अनुमति मिल गई है। ठीक है, इसको अनुमति मिल गई है। और इसकी जो कंपनी है, कौन सी कंपनी है? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। वो वाली लाइट बंद कर देना। क्या है भाई? इसकी एक कंपनी है टाटा
सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसके द्वारा ये प्रयोजक करता है, ठीक है। प्रयोजन जो करेगा, प्रयोजक जो है, ठीक है, आयोजन जो है, आयोजन जो करेगा वो टाटा ग्रुप करेगा। टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनी? वही टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये 5 वर्षों के लिए आयोजक करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ तकनीकी केंद्र स्थापित करेंगी? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली। बताइए इसका आंसर। देखिए क्या पूछा गया है, ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है कहाँ तकनीकी केंद्र स्थापित करेगा? तकनीकी केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित करेगा? इसका जो आंसर है वो पुणे, पुणे महाराष्ट्र। कहाँ है भाई? पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में ये ब्रिटिश जो पेट्रोलियम है वो तकनीकी केंद्र जो स्थापित कर रहा है वो पुणे में कर रहा है। देखिए पेट्रोलियम से आप सभी समझते होंगे कि पेट्रोलियम जो है कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक ईंधन है, ठीक है, प्राकृतिक ईंधन है। ये एक जमीनों में अपसादी जो चट्टाने होती है उनकी परतों में जमा होता है, और जब इसको आप देखेंगे तो बहुत गाढ़ा सा एक काला और भूरे रंग का एक पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ होता है। इसको हम क्या, चट्टानों के तेल, जिसको रॉक ऑयल भी बोल सकते हैं, इसको क्या हम बोल सकते हैं? रॉक ऑयल भी बोल सकते हैं, क्योंकि चट्टानों को पीसकर ये निकाला जाता है। तो इसी में तकनीकी केंद्र, कहीं तकनीकी से आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं हम अल्ट्रा एडवांस कोई तकनीकी अपनाने वाले हैं इस चीज में। किस चीज में भाई? पेट्रोलियम को जो हम शोध करते हैं उसमें अल्ट्रा एडवांस कोई तकनीक लाने वाले हैं। वो कहाँ पर स्थापित करेंगे भाई? वो करेंगे पुणे। पुणे कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सरकार ने 2 बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए कितने करोड़ की इक्विटी निवेश मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने, 3,207, 4,602 करोड़, करोड़ आप लगा लेना, ठीक है, 5,607 करोड़, 7,507 करोड़ रुपए। बताइए कितने की मंजूरी दी है? वो भी किसके लिए सरकार ने दी है? वो भी किसके लिए? जो बिजली संयंत्र जो स्थापित किए जा रहे हैं, वो 2 स्थापित किए जा रहे हैं, उसके लिए कितने की मंजूरी दी है? इसका जो आंसर है वो है 5,607 करोड़ रुपए की इसकी मंजूरी दी है। जो बिजली संयंत्र, जो आप सभी जानते होंगे कि जो बिजली का जो उत्पादन होता है उसकी व्यवस्था होती है, पूरे जो संयंत्र लगाए जा रहे हैं, 2 संयंत्र इसमें लगाए जा रहे हैं, और वो भी कितने लागत के लिए लगाए जा रहे हैं? कितना सरकार ने इसमें निवेश किया है? 5,607 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए हैं, ठीक है, इसमें निवेश किए हैं। इसमें और कुछ जानने की आवश्यकता है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड, क्या है, माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए पूछा क्या जा रहा है कि किस राज्य में शिक्षा परिवर्तन के लिए, मेन उद्देश्य क्या है भाई? शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? माई स्कूल माई प्राइड। ये स्कीम लॉन्च की है वो भी हिमाचल प्रदेश ने। किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने जो है ये स्कीम लॉन्च की है। इसका उद्देश्य ये है, आपको समझ में आ रहा होगा कि शिक्षा में परिवर्तन करना, शिक्षा में नवाचार करना, शिक्षा का विकास करना, बच्चों में जो विकास है वो क्यों नहीं हो पा रहा है और कैसे इस विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षकों में क्या कमी है, बच्चों में क्या कमी है, इसको और उन्नत करना, मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचना और उनका मूल्यांकन करना, उपचार करना समय समय पर, हर चीज जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को लेकर मेन उद्देश्य क्या है? शिक्षा में परिवर्तन करना, और इसका लॉन्च क्या किया गया है? माई स्कूल माई प्राइड, ये एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर में 2,000 करोड़ रुपए की कितनी अमृत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4, 7, 8, 10। इसका देखिए पूछा क्या जा रहा है कि महाराष्ट्र में सोलापुर, महाराष्ट्र सोलापुर है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, वहीं पर 2,000 करोड़, क्या 2,000 जो करोड़ है रुपए की अमृत परियोजना का उद्घाटन किया है। अमृत परियोजना का उद्घाटन किया है, वो कितनी का किया है? 8 अमृत परियोजना का उद्घाटन किया है, वो भी कहाँ पर? सोलापुर। सोलापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अमृत परियोजना है क्या? अमृत परियोजना ये है
कि अगर किसी कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है या किसी भी रूप से वो स्थिति खराब है, तो अमृत परियोजना का उद्देश्य यह है कि उनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करना। मूल आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें को पूरा करना, उसी के तहत 8 परियोजनाएं लागू की हैं। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर जी की और भी योजनाएं देखें तो पीएम आवास योजना, उन्होंने 90,000 मकान बना के तैयार कर दिए हैं और 90,000, स्वाभाविक सी बात, 90,000 जो मकान तैयार किए हैं आवास योजना के तहत, तो 90,000 लोगों को भी उसमें लाभ मिलेगा। और उसी के तहत स्वनिधि योजना, आप सभी ने सुना होगा, स्वनिधि योजना के तहत 10,000 लोगों को अभी लाभान्वित हुए हैं। ये जो योजना 2020 में चली थी, स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना जो है 2020 में चली थी, जब कोरोना महामारी आई थी। उसके तहत जो साइडों में जो ठेले लगे होते हैं कुछ खाने पीने के, तो वो लगे नहीं थे, आप सभी को पता है, तो उनकी स्थिति खराब हो चुकी थी, उनको ऋण देना, लोन देना, ये सब चीजें स्वनिधि योजना के अंतर्गत आती हैं और अभी 10,000 लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। चलिए अगला क्या है, हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए पूछा क्या गया है कि किस देश ने जल के भीतर जो है परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। ठीक है, उसका परीक्षण किया है, कोई परमाणु हथियार बनाया और उसका जो परीक्षण करा वो कहाँ किया, जल के अंदर किया। ये पूछा गया है कि किसने किया। इसका जो आंसर है उत्तर कोरिया। इसका क्या आंसर, उत्तर कोरिया में ने अभी जो है अपना एक परमाणु हथियार बनाया और उसका जो परीक्षण किया कि ये सफल हुआ कि नहीं हुआ, तो वो परीक्षण कहाँ किया गया, जल के अंदर, यानी समुद्र के अंदर, अंदर ये किया गया परीक्षण कि परमाणु हथियार जो है वो सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो वो किसने किया, उत्तर कोरिया। किसने किया, उत्तर कोरिया ने ये किया। चलिए हाल ही में आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब, क्या है भाई, इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब जो है वो लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अल्टेयर, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या पूछा जा रहा है कि आईआईटी जो मद्रास है, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने एक जो लैब बननी है उसका नाम क्या है, इमोबिलिटी सिमुलेशन जो लैब है उसको बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? उसका नाम है अल्टेयर। अल्टेयर एक कंपनी है, वो एक बिजनेस अमेरिकी बिजनेस एक कंपनी है, प्रौद्योगिकी से संबंधित, तकनीकी से संबंधित, आई जो इंटेलिजेंसी होती है उसको एडवांस बनाने के लिए ये कंपनी काम करती है। जो हमने पूछा, हमने देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसके ये अभी जो अल्टेयर है उससे भी एडवांस जाने की कोशिश अभी देखो, उससे कोशिश तो कोई नहीं कर सकता, पर उससे एडवांस भी जाने की कोशिश कौन कर रहा है, अल्टेयर। अल्टेयर कहाँ की, एक बिजनेस कंपनी अमेरिका की, उससे हमने हाथ मिलाया है, किसने, आईआईटी मद्रास ने। किसने मिलाया है, आईआईटी मद्रास ने हाथ मिलाया है। ये एक तकनीक से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित बहुत अच्छे काम करती है अल्टेयर, इसीलिए हमने इससे एक समझौता किया है। और यहाँ पर कौन सी लैब, इमोबिलिटी सिमुलेशन जो लैब है, इसका उद्देश्य क्या होगा कि कंप्यूटर सिस्टम को और उन्नत बनाना, उन्नत कंप्यूटर सिस्टम को बनाना, और जो सूचना एक दूसरे से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजते हैं उसको प्रभावी तरीके से भेजना, इसका उद्देश्य रहेगा इस लैब का। वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, आईआईटी मद्रास ने इससे समझौता किया है, तो आईआईटी मद्रास का जो प्रांगण है वहां पर ये स्थापित की जाएगी ये लैब। चलिए कौन सी लैब है, इसको याद रखना इसका नाम। चलिए हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? क्या चुना गया भाई, 8वीं बार चुना गया है, वो भी कौन सा, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो किसको चुना गया है, ये आपसे पूछा गया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, रोजर फेडरर, निकोला जोकिक, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो है नोवाक जोकोविच। क्या है भाई, नोवाक जोकोविच जो है उनको ये अवार्ड मिला है, क्या, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो नोवाक जोकोविच को मिला है। ये किस खेल से संबंधित है, टेनिस। किस खेल से संबंधित है, ये टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। देखिए ये बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर ये क्यों दिया जाता है, एथलीट जो बाल्कन जो एक क्षेत्र क्या है, यूरोप का
दक्षिण पूर्वी एरिया है, यूरोप में एक दक्षिण पूर्वी एरिया है, वहां पर एक बाल्कन क्षेत्र कहलाता है, वहां पर कुछ एरिया को निर्धारित किया गया है। उसकी ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से उसका जो महत्व है वो अलग है, इसलिए उस क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र बोला जाता है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी यूरोप में ये एक जगह है। इससे उसके तहत हमने ये उस क्षेत्र में जो आने वाले जो लोग हैं उनको, वहाँ के जो एथलीट हैं उनको दिया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या है? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिला है? नोवाक जोकोविच। वो किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। चलिए, ये क्या, सॉरी, ये तो हो गया। अगला लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? किसके अनुसार? फोर्ब्स के अनुसार। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी, सबसे मजबूत जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो कौन से देश की है? पहला ऑप्शन है कुवैती दिनार, पाउंड, यूएसडी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर है भाई इसका? इसका जो आंसर है कुवैती दिनार। कुवैत जो देश है उसकी करेंसी है, क्या नाम है? कुवैती दिनार। वहाँ की जो दिनार है वो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, वो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो उस देश की यानी कुवैत, इसका मतलब ये है अगर आपकी करेंसी सबसे मजबूत है तो इसका अर्थ ये है कि वैश्विक स्तर पर आपके देश की, आपकी चीज़ों की, आपकी सेवाओं की मांग बहुत है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत होने वाली है या उन्नत है। और वो भी किसके अनुसार? फोर्ब्स के अनुसार। फोर्ब्स जो है एक अमेरिकी मैगजीन है, बिजनेस मैगजीन है। उस पर शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, तो किसके अनुसार? फोर्ब्स के अनुसार। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब मैं आपसे कल मिलती हूँ और आप विश्व बैंक और भी पढ़ के आए आएंगे, फिर हम उसके साथ करेंगे। और सब कमेंट करें, जैसे आपको क्लास लगती है उसके बारे में आप कमेंट किया करें तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ के। हाँ भाई, सब लोग पढ़ रहे हैं। संध्या रघुवंशी, साधना रघुवंशी और संध्या अहिरवार दोनों बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, और जो नंदिनी जी हैं वो कंटिन्यू कमेंट करती हैं। चलिए इसी के साथ ऐसे ही कमेंट करते रहें, साथ में मेरे बने रहें। कल मिलती हूँ। राधे राधे।